Hello guys, welcome to our channel Restored of Queen. Chapter 35 माही की जेलसी पार्टी नाइट। रात का वक्त था। ओबरॉय मैंशन के गार्डन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया था। हर जगह कलरफुल लाइट्स, इंग्लिश फ्लावर और झूमर से पूरे गार्डन को सजाया गया था। गार्डन इतना बड़ा था कि वहां पर आराम से लोग पार्टी एंजॉय कर सकते हैं। बीच बीच में राउंड टेबल्स और उसके चारों तरफ चेयर रखी गई थी और बीचों बीच एक बड़ा सा राउंड स्टेज बनाया गया था। धीरे धीरे मेंबर्स आने शुरू हो गए थे। इस पार्टी में रिधान के सबसे खास दोस्त, उसके बिजनेस पार्टनर आने वाले थे। आज की यह पार्टी रिधान ने खुद ऑर्गेनाइज करवाई थी क्योंकि उसे एक बहुत अच्छी डील मिली थी, जिसकी खुशी में उसने ये पार्टी रखी। और इस पार्टी के पीछे एक और बहुत बड़ा कारण था। ओबरॉय खानदान के सभी मेंबर्स पार्टी में मौजूद थे, शिवाय रिधान और माही के। वह दोनों अभी भी अपने रूम में रेडी हो रहे थे। माही ने आज ब्लैक कलर का खूबसूरत सा गाउन पहना हुआ था जो पूरी तरह से स्लीवलेस था। उसके आगे का नेक स्वीट हॉट डिज़ाइन में बना हुआ था और पीछे चैन लगा हुआ था और उसके साथ में एक बो भी लगा हुआ था जिस पर डायमंड के वर्क से कढ़ाई की गई थी। यह गाउन दिखने में जितना खूबसूरत था उतना ही ज़्यादा माही के ऊपर खूबसूरत लग रहा था। उसे गाउन में डायमंड और कुछ कीमती स्टोन से वर्क किया गया था। इसके साथ माही ने अपने बालों को कली करके खुला छोड़ रखा था। अपनी मांग में हल्का सा सिंदूर, होठों पर रेड लिपस्टिक, कानों में छोटे से डायमंड के इयरिंग और हाथों में डायमंड के ब्रेसलेट। मेकअप के नाम पर उसने बस हल्का सा टच अप किया था। कुल मिलाकर माही किसी स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा की तरह लग रही थी। उसके गोरे रंग पर काला कलर बहुत खल रहा था। वही रिधान ने भी ब्लैक कलर का टक्सीडो सूट पहना हुआ था जो कस्टम में था। दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। रिधान भी काम हैंडसम नहीं था। जैसे ही माही तैयार होकर रिधान की तरफ मुड़ती है और उसे देखते हुए कहती है, मैं कैसी लग रही हूँ? माही के पूछने पर रिधान ने मुस्कुराते हुए माही से कहा, बहुत खूबसूरत, इतना कि अब मेरा मन पार्टी में जाने का नहीं कर रहा। उद्धरण चिन्ह। वैसे आप भी काम हैंडसम नहीं लग रहे हैं, आपके ऊपर ब्लैक कलर बहुत जचता है। माही विधान की बढ़ाई करते हुए बोली। विधान माही के करीब आया और उसने उसके माथे को चूम लिया और कहा, तुम पर भी। उद्धरण चिन्ह। वह दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार से देख रहे थे कि तभी रिधान का फ़ोन रिंग होता है। उसने कॉल देखा तो नील का कॉल आ रहा था। उसने कॉल रिसीव किया। हेलो बॉस, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, पर यहाँ सब आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं आता हूँ। इतना बोलकर रिधान ने कॉल कट कर दिया और माही की तरफ देखते हुए कहा, चले। उद्धरण चिन्ह। माही ने मुस्कुराते हुए अपना सर हमें हिलाया और उसके हाथों में अपना हाथ डाल लिया। दोनों नीचे आते हैं और पार्टी में चले जाते हैं। पार्टी में आते ही सबकी नज़र उन दोनों पर ही टिकी थी। जहां लड़कियां विधान को देखकर पानी पानी हो रही थी, लेकिन आज रिधान के साथ माही को देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी भी फील हो रहा था। दूसरी तरफ पार्टी में मौजूद सभी लड़कों की नज़र माही पर टिकी हुई थी क्योंकि वह इस पार्टी में सबसे अलग और खूबसूरत नज़र आ रही थी। वही समर जो इस वक्त एक साइड में चेयर में बैठा हुआ था, उसने जैसे ही माही को देखा बस देखता ही रह गया। आज माही की खूबसूरती निखर कर आ रही थी। पहले वह ऐसे ना तो तैयार होती थी और ना किसी पार्टी वगैरह में जाती थी क्योंकि समर उसे कहीं नहीं आने जाने देता था। आज उसकी खूबसूरती को देखकर समर को अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसने क्यों माही को छोड़ दिया, लेकिन मन ही मन उसने ठान लिया था कि वह दोबारा से माही को अपना कर रहेगा। समायरा भी इस पार्टी में मौजूद थी। उसने काफ़ी रिवीलिंग और शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। वह इस पार्टी में परिधान को सेड्यूस करने के लिए आई थी, लेकिन जैसे ही उसकी खूबसूरती के सामने माही आई तो उसकी खूबसूरती और उसका ड्रेसिंग सेंस सब सीख पड़ गया क्योंकि माही के आगे समायरा कुछ भी नहीं लग रही थी। रिधान पार्टी में आते ही नील के साथ अपने कुछ बिजनेस पार्टनर से बात करने लगता है। उसने माही को खुशी और प्रिया के साथ छोड़ दिया था। वो माही, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम्हें पता है आज यहाँ पर जितने भी लड़के हैं सबकी नज़रें तुम पर ही हैं। खुशी माही की तारीफ करते हुए बोली। माही ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू, लेकिन तुम भी कम सुंदर नहीं लग रही हो। हाँ, पर तुम्हारे आगे तो मैं कुछ भी नहीं लगती। खुशी ने अपना मुंह बनाते हुए कहा। वह माही से मजाक कर रही थी। तभी प्रिया ने कहा, वैसे पार्टी कुछ फीकी फीकी नहीं लग रही। भाई को इतनी बड़ी डील मिली है तो क्यों ना हम लोग उसे अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें। उन सब की बात सुनकर रोहित ने कहा, तो फिर देर किस बात की है? इस फीकी फीकी पार्टी में हम लोग मिर्च मसाला का तड़का लगाते हैं।
इतना बोलकर रोहित कसक से बोल, मिस क्या आप इस पार्टी में तड़का लगाने के लिए हमारी मदद करेगी? रोहित ने एक जेंटलमैन तरीके से अपना हाथ आगे करते हुए कसक से कहा। कसक रोहित को ना कह पाए, उसने अपना हाथ रोहित के हाथ पर रखा और कहा, क्यों नहीं, आखिर मेरे जीजू को इतनी बड़ी दिल जो मिला है, सेलिब्रेट करना बनता है। इतना बोलकर वह रोहित के साथ स्टेज पर चली गई। दोनों स्टेज पर जाते हैं और एक बढ़िया सा सॉन्ग बजता है। मुझको हुई ना खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर। मुझको हुई ना खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर। कब प्यार की पहली नज़र, हाय ले गई ले गई। दिल ले गई ले गई ले गई ले गई। दिल ले गई ले गई। मुझको हुई ना खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर। कब प्यार की पहली नज़र, हाय ले गई ले गई। दिल ले गई ले गई ले गई ले गई। दिल ले गई ले गई ले गई ले गई। दिल ले गई ले गई। रोहित और कसक दोनों एक साथ डांस के स्टेप करते हुए अपने डांस को आगे बढ़ते हैं। प्यार की पहली पहली, इस आँख मिचोली में, हाय प्यार की पहली पहली। इस आँख मिचोली में बिन सोचे जा बैठी मैं। नैनों की डोली में अब लगता है मुझको डर। चोरी चोरी छुप छुप कर, कब प्यार की पहली नज़र, हाय ले गई ले गई। दिल ले गई ले गई ले गई ले गई। दिल ले गई ले गई ले गई ले गई। दिल ले गई ले गई। बिखरी बिखरी जुल्फ़ें, ये बहकी बहकी चाल, बिखरी बिखरी जुल्फ़ें, ये बहकी बहकी चाल, हाल ये मेरा देखेंगे। पूछेंगे लोग सवाल, अभी जाऊं मैं कैसे घर। चोरी चोरी छुप छुप कर, कब प्यार की पहली नज़र, हाय ले गई ले गई। दिल ले गई ले गई ले गई ले गई। दिल ले गई ले गई ले गई ले गई। दिल ले गई ले गई। मुझको हुई ना खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर। कब प्यार की पहली नज़र, हाय ले गई ले गई। दिल ले गई ले गई ले गई ले गई। दिल ले गई ले गई ले गई ले गई। दिल ले गई ले गई ले गई ले गई। दिल ले गई ले गई। मुझको हुई ना खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर, हे अरे मुझको हुई ना खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर। कब प्यार की पहली नज़र, हाय ले गई ले गई। दिल ले गई ले गई ले गई ले गई। दिल ले गई ले गई है ले गई ले गई। दिल ले गई ले गई ले गई ले गई। दिल ले गई ले गई। गाना खत्म होता है और सभी लोग रोहित और कृषक के एक अच्छे परफॉर्मेंस के लिए तालियां बजाते हैं। सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट थे। माही इस वक्त खुशी प्रिया के साथ परिधान के पास खड़ी थी कि अचानक से एक लड़की आती है और वह परिधान के गले लग जाती है। चैप्टर 36, जितनी दफ़ा देखूं तुझे। गाना खत्म होता है और सभी लोग रोहित और कृषक के एक अच्छे परफॉर्मेंस के लिए तालियां बजाते हैं। सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट थे। माही इस वक्त खुशी प्रिया के साथ परिधान के पास खड़ी थी कि अचानक से एक लड़की आती है और वह परिधान के गले लग जाती है। आई मिस योर रिधन। माही ने उसे लड़की का फेस नहीं देखा, लेकिन परिधान का उसके गले लगना माही को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा और यही चीज़ खुशी और प्रिया को भी ना पसंद आई। माही को बहुत ज़्यादा जेलफुल हो रही थी। परिधान ने उसे अब खुद से दूर किया और कहा, रागिनी। जैसे ही माही, खुशी और प्रिया ने रागिनी को यहाँ पर देखा, उन तीनों का बुरी तरीके से मुंह बन गया। माही को रागिनी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह इस वक्त यहाँ पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। रागिनी विधान का हाथ पकड़ते हुए बोली, परिधान, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। कॉलेज में अवार्ड फंक्शन के बाद तुम तुरंत चले गए, उसके बाद हमारी बात नहीं हुई। मैं तुम्हें कितने कॉल्स और मैसेज किया, तुमने किसी का भी रिप्लाई नहीं दिया। और तुम ऑफिस में भी नहीं थे, हमेशा अपनी मीटिंग में बिजी थे। उद्धरण चिन्ह। माही ने माही का गुस्सा और उसकी जेल अबाउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। वह खुशी के साइड होकर परिधान के पास जाती है और उसके हाथों को अपने हाथों से पकड़ते हुए रागिनी से बोली, हेलो रागिनी, तुम यहाँ। उद्धरण चिन्ह। रागिनी पहले माही को यहाँ पर देखकर थोड़ी शॉक थी, लेकिन फिर उसने जब ध्यान से माही को देखा कि वह इस वक्त परिधान के बहुत करीब खड़ी थी, उसके कपड़े, उसके माथे का सिंदूर और उसके गले का मंगलसूत्र, उसे कुछ समझ ना आया। उसने माही से पूछा, माही तुम यहाँ, तुमने शादी कर ली? तो मैं समझ गई तुमने समर से शादी की है। वैसे भी तुम तो उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन तुम इस वक्त परिधान के साथ क्या कर रही हो? तुम्हें तो समर यानी अपने पति के साथ होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वही तो मैं यहाँ पर अपने पति के साथ ही हूँ फिलहाल, तुम अपनी बताओ। माही ने उसे टॉन्ट मारते हुए कहा। माही की बात सुनकर अब रागिनी को समझ आ गया। उसने अपना कन्फ्यूज़न क्लियर करते हुए कहा, यू मीन तुमने समर से नहीं बल्कि परिधान से शादी की है, पर क्यों? उद्धरण चिन्ह। मैं अपने पर्सनल मैटर तुम्हें नहीं बता सकते, और वैसे भी तुम्हें मेरी शादी से इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है?
माही ने रागिनी की बात को बीच में काटते हुए कहा। वह रागिनी के इंटेंशंस अच्छे से समझ रही थी। रागिनी ने परिधान की तरफ देखा जो इस वक्त बिना किसी इमोशंस के खड़ा था। उसने कहा, विधान तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है ना, मेरे डैड और तुम्हारे डैड ने हम दोनों की शादी फिक्स करी थी जिससे हमारा बिजनेस भी आगे ग्रोथ होगा, लेकिन फिर तुमने मुझे छोड़कर इस माही से शादी कर ली। क्यों? क्या तुम्हें हमारे दिल की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी? रागिनी की बात सुनकर परिधान आगे कुछ बोलता उससे पहले ही माही परिधान के आगे आता है और रागिनी से बोली, पहली बात कि परिधान अब मेरे पति हैं तो अपनी आवाज़ नीचे करके बात करना। दूसरी बात की शादी किसी पेपर या कागज़ या किसी बिजनेस के डील के मोहताज नहीं होती। हमारी शादी पूरे रीति रिवाज से हुई है और बेहतर होगा कि अब तुम मेरे पति से दूर रहो और जाकर अपने पापा से बोल दो कि वह तुम्हारे लिए कोई दूसरा दूल्हा ढूंढ रहा है, दे जिससे एक अच्छी सी डील फिक्स हो सके। एक्सक्यूज अस। इतना कहते हुए माही परिधान का हाथ पकड़ती है और उसे वहां से ले जाती है। माही और परिधान के जाते ही खुशी प्रिया दोनों रागिनी के पास आती है। खुशी ने अपनी इंडेक्स फिंगर रागिनी के सामने पॉइंट करते हुए बहुत ही एटीट्यूड और घमंड के साथ कहा, सुनना, तुमने मेरी भाई की शादी हो चुकी है और अब तुम मेरे भाई के आसपास भी मत भटकना, क्योंकि माही अब पहले जैसे सीधी सादी सुशील लड़की नहीं रही। अगर तुमने कुछ भी चालाकी करी तो माही को ईद का जवाब पत्थर से देना आता है। अगर अपनी सलाम की चाहती हो तो भाई से दूर रहना। उद्धरण चिन्ह। आई होप कि तुम समझ गई होगी, प्रिया ने कहा और उसके बाद दोनों वहां से चली जाती हैं। उन दोनों के जाते ही रागिनी का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। माही, मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। तुम मुझे मेरे परिधान को नहीं छीन सकती। मैं बचपन से लेकर अब तक सिर्फ उसका इंतजार किया है। मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं अपने प्यार को तुमसे छीन कर ही रहूंगी। उद्धरण चिन्ह। पार्टी में सब लोग आपस में एंजॉय कर रहे थे, तभी साहिल ने परिधान और माही को स्टेज पर डांस करने के लिए, पहले तो माही ने मना किया लेकिन फिर वह परिधान के साथ डांस करने के लिए स्टेज पर चली थी। सॉन्ग बजता है। परिधान ने माही के कमर को थाम रखा था और माही ने अपने दोनों हाथ परिधान के गन और उसके कंधे पर रखे हुए थे। दोनों धीरे धीरे रोमांटिक तरीके से डांस कर रहे थे। दोनों इस वक्त एक दूसरे की आंखों में बेपनाह प्यार लिए हुए देख रहे थे। जितनी दफ़ा देखूं तुम्हें, धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं। मिलके गैरों से। जितनी दफ़ा देखूं तुम्हें, धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं। मिलके गैरों से। दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज़्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। दूर जाना नहीं मुझसे ऐ सनम, खुद से ज़्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। परिधान माही को दूर करता है जिससे माही राउंड राउंड घूमते हुए परिधान के सीने से लगती है। इस पोज में माही की बैक परिधान के चेस्ट से टच हो रही थी। परिधान ने अपना चेहरा माही के कंधे पर रखा हुआ था और अपने दोनों हाथों से उसके पेट को पड़ा हुआ था। माही ने अपने दोनों हाथ परिधान के हाथों के ऊपर रखे हुए थे। वह दोनों एक दूसरे की प्रेसेंस को फुल कर रहे थे। दिल में जो भी है तेरा ही तो है, चाहे जो मांग लो, रोका किसने है? कत्ल अगर करना हो करना धीरे से, उफ भी नहीं निकलेगी मेरे होठों से। दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज़्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। दूर जाना नहीं मुझसे ऐ सनम, खुद से ज़्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। सॉन्ग खत्म होते ही तालिया की गड़गड़ाहट गूंज उठाती है। वही समर उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसे किसी भी चीज़ का होश नहीं था। वह बस माही को परिधान से चिन्हना चाहता था। अंडस्को। पार्टी में सब लोग आपस में एंजॉय कर रहे थे, तभी साहिल ने परिधान और माही को स्टेज पर डांस करने के लिए, पहले तो माही ने मना किया लेकिन फिर वह परिधान के साथ डांस करने के लिए स्टेज पर चली थी। सॉन्ग बजता है। परिधान ने माही के कमर को थाम रखा था और माही ने अपने दोनों हाथ परिधान के गन और उसके कंधे पर रखे हुए थे। दोनों धीरे धीरे रोमांटिक तरीके से डांस कर रहे थे। दोनों इस वक्त एक दूसरे की आंखों में बेपनाह प्यार लिए हुए देख रहे थे। जितनी दफ़ा देखूं तुम्हें, धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं। मिलके गैरों से। जितनी दफ़ा देखूं तुम्हें, धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं। मिलके गैरों से। दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज़्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। दूर जाना नहीं मुझसे ऐ सनम, खुद से ज़्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। परिधान माही को दूर करता है जिससे माही राउंड राउंड घूमते हुए परिधान के सीने से लगती है। इस पोज में माही की बैक परिधान के चेस्ट से टच हो रही थी। परिधान ने अपना चेहरा माही के कंधे पर रखा हुआ था और अपने दोनों हाथों से उसके पेट को पड़ा हुआ था। माही ने अपने दोनों हाथ परिधान के हाथों के ऊपर रखे हुए थे। वह दोनों एक दूसरे की प्रेसेंस को फुल कर रहे थे। दिल में जो भी है तेरा ही तो है, चाहे जो मांग लो, रोका किसने है? कत्ल अगर करना हो करना धीरे से, उफ भी नहीं निकलेगी मेरे होठों से।
दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज़्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। दूर जाना नहीं मुझसे ए सनम, खुद से ज़्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। सॉन्ग खत्म होते ही तालिया की गड़गड़ाहट गूंज उठाती है। वही समर उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसे किसी भी चीज़ का होश नहीं था, वह बस माही को परिधान से चिन्हना चाहता था। चैप्टर 37 मैं प्रेग्नेंट हूँ, लव लेटर। नेक्स्ट डे समर इस वक्त समायरा के साथ एक होटल रूम में था। कल रात पार्टी के बाद समायरा समर को लेकर होटल आ गई थी। उसे समर से कुछ ज़रूरी बात करनी थी, लेकिन समर ने कल रात इतनी ज़्यादा पी ली थी कि उसे होश ही नहीं रहा। जब समर की नींद पूरी हुई वह उठा तो उसने समायरा से कहा, तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? उद्धरण चिन्ह, क्योंकि मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, समायरा ने समर से कहा। उसकी बात सुनकर समझ ने उसे टॉन्ट मारते हुए कहा, आप कौन सी ज़रूरी बात करनी है? तुम्हारे लिए मुझे भी ज़्यादा ज़रूरी कुछ है क्या? समायरा ने उसके तने को पूरी तरह से इग्नोर किया और एक मेडिकल रिपोर्ट आगे करते हुए कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। उद्धरण चिन्ह, वॉट? समर के मुंह से अचानक निकला। उसने तुरंत मेडिकल रिपोर्ट देखा, उसमें साफ लिखा था कि हमारा 2 मंथ प्रेग्नेंट है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने तो हर वक्त प्रोटेक्शन का यूज़ किया था। समर ने हैरानी से कहा। उसकी बात सुनकर समायरा ने गुस्से में समर से कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ये बच्चा किसी और का? हाउ डेयर यू समर, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? मैं तुमसे प्यार किया है और तुम मेरे को इतना घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हो। समायरा को गुस्सा होता देखकर समर उसे शांत कराते हुए बोला, नहीं, मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। उद्धरण चिन्ह, फिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कहीं तुम उस माही? समायरा आगे कुछ कहती उससे पहले ही समझ में उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, अब तुम प्लीज़ उसे माही का नाम मेरे सामने मत लेना, और मेरे कहना का प्लीज़ गलत मतलब निकालो। आई नो कि ये हमारा बेबी है तो मैं इसकी जिम्मेदारी लूँगा। हम दोनों आज ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। उद्धरण चिन्ह, समर की बात सुनकर समायरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह तुरंत समर के गले लग गई और प्यार से बोली, मुझे पता था तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। आई लव यू समर। उद्धरण चिन्ह, आई लव यू टू मेरी जान, समर ने कहा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। दूसरी तरफ माही इस वक्त अपने रूम में रेडी हो रही थी, क्योंकि आज उसे कॉलेज जाना था। उसके एग्जाम्स आने वाले थे और यह उसका फाइनल ईयर था, तो वह बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती थी। माही ने आज लाइट पिंक कलर की कुर्ती और डेनिम जीन्स पहन रखी थी। वह अपने बालों की चोटी बना रही थी। वही रिधान सोफे पर बैठे हुए लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था। माही विधान से कल पार्टी में हुए रागिनी वाले बात के लिए हल्का सा नाराज थी। उसने रिधान से सुबह से बात भी नहीं की थी, सिर्फ उसके सवाल का जवाब दे रही थी। रिधान काम के बीच बीच में माही को देख रहा था, लेकिन माही के इस तरह इग्नोर करने की वजह उसे बिल्कुल भी नहीं पता थी। उसने देखा कि माही पूरी तरह से रेडी हो गई है। उसने अपना लैपटॉप टेबल पर रखा और माही की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। माही के करीब आते ही रिधान ने माही को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और अपना चेहरा उसके कंधे पर रखते हुए प्यार से बोल, क्या हुआ जान, आज तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? मुझसे गुस्सा हो क्या? तारांकन, रिधान आपकी बात सुनकर माही ने उसके हाथ अपने पेट से हटाए और दूर होते हुए बोली, नहीं, मैं क्यों गुस्सा होऊंगी भला, वो तो मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। उद्धरण चिन्ह, इतना बोलकर माही जैसे ही जाने को हुई कि रिधान ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। माही के दोनों हाथ प्रधान के कंधे पर थे और रिधान ने अपने दोनों हाथ माही के कमर के चारों तरफ लपेटे हुए थे। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे देर हो रही है, जाने दीजिए, माही ने खुद को छुड़ाते हुए रिधान से कहा। उसके बाद सुनकर विधान ने अपनी पकड़ मजबूत करते हुए माही से कहा, बिल्कुल भी नहीं, पहले तुम मुझे ये बताओ कि ऐसा क्या हुआ है जिससे तुम नाराज हो? उद्धरण चिन्ह, रिधान की बात सुनकर माही ने हल्के गुस्से में कहा, मुझे क्यों पूछ रहे हैं? जाए अपनी रागिनी से पूछिए, वह मिस कर रही थी ना आपको, और आपने भी बहुत मिस किया होगा। रिधान जैसे ही माही की बात सुनता है वह समझ जाता है, उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह अपने एक हाथ से माही के चेहरे को प्यार से छूते हुए बोला, ओह, तो मेरी जान को जलन हो रही है। उद्धरण चिन्ह, बिल्कुल नहीं, भला मैं क्यों जेली फील करूंगी? माही ने साफ इनकार करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर रिधान ने सीरियस होते हुए कहा, जान, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं और तुम सिर्फ मेरी।
मेरी लाइफ में अगर तुम्हारे अलावा कोई लड़की आएगी तो वो सिर्फ हमारी प्रिंसेस होगी, उसके अलावा और कोई नहीं। इतना कहते हुए रिधान ने माही के माथे पर किस कर लिया और माही भी अपनी आंख बंद करके उसके सीने से लग गई। रिधान की बातों ने उसका दिल जीत लिया था। कॉलेज में माही कसक दोनों इस वक्त अपने क्लास में थे। अभी क्लास में प्रोफेसर नहीं आए थे, तभी एक लड़का माही की सीट पर आया और उसे एक लेटर देते हुए बोला, भाई ने भेजा है, पढ़कर जवाब जरूर देना। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। उसके जाते ही माही ने गुस्से से उस लेटर की तरफ देखा और फिर लेटर को अपने हाथ में ही पकड़कर मडोल देती है और कसक से बोली, अंडरस्कोप, ठीक इसी तरह मैं इस अमन की गर्दन ना मरोड़ दूं। ये कमीना अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते हुए माही को ध्यान आता है कि अमन जो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का बेटा था वो कॉलेज में माही के पीछे पागल था। अमन एक पढ़ा लिखा और बहुत अच्छा लड़का था और उसका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा था। उसके पापा बहुत ईमानदार पॉलिटिशियन थे। अमन माही से बहुत प्यार करता था लेकिन माही उसे रिजेक्ट कर देती थी। जब रागिनी को रिधान और माही की शादी के बारे में पता चला था तब रागिनी ने कॉलेज में अमन और माही के बीच अफेयर के बारे में बातें फैलानी शुरू कर दी थी और एक बार तो हद ही हो गई थी जब रागिनी ने माही और अमन को क्लास में बंद कर दिया था। माही अपने सोच में ही थी कि कसक के आवाज से उसका ध्यान टूटा। माही कहाँ खो गई, मैं तुझे कितनी देर से बुला रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। कहीं नहीं, तुम बताओ क्या कह रही हो, माही ने कहा। उसकी बात सुनकर कसक ने कहा, सामने प्रोफेसर पढ़ा रही है, पहले पढ़ लो फिर कैंटीन में चलकर बात करते हैं। उद्धरण चिन्ह। शाम का वक्त। माही घर आ चुकी थी। वो इस वक्त अपने रूम में बैठे असाइनमेंट पूरे कर रही थी। उसके सर पर बहुत प्रेशर आ चुका था क्योंकि 2 महीने बाद उसके एग्जाम शुरू होने वाले थे। तभी रूम में नॉक होता है। माही ने दरवाजा खोला तो देखा खुशी सामने खड़ी हाँफ रही थी। क्या हुआ, तुम आराम से भी आ सकती थी, कोई पहाड़ नहीं टूट रहा था। उद्धरण चिन्ह। अरे पहाड़ ही तो टूट गया है, नीचे चलो, बहुत बड़ा पहाड़ टूट रहा है। इतना कहते हुए खुशी माही का हाथ पकड़कर अपने साथ नीचे ले जाती है। नीचे आते ही जैसे ही माही ने हाल में देखा तो उसे झटका लगा। ऐसा क्या देखा माही ने जो वो इतनी हैरान हो गई। आखिर कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जिससे खुशी इतनी घबराई हुई थी और वो माही को नीचे ले गई। चैप्टर 38 माही की नई चाल, समायरा की नफरत। खुशी माही को खींचते हुए सीढ़ियों से नीचे लेकर आती है। माही और खुशी दोनों जैसे ही हाल में आते हैं। सामने का नज़ारा देखकर माही हैरान थी पर उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए। सामने समर और समायरा थे और वह दोनों ने शादी कर ली थी और सभी घरवाले इस फैसले से इनकार कर रहे थे। एंगेजमेंट वाले दिन जो भी उनके खानदान की बदनामी हुई इस वजह से वह समायरा को अपनी बहू के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और यही हाल लावण्या जी का भी था। सब हैरान थे क्योंकि समर ने आकर अचानक अपनी शादी की बात बताई। फिलहाल समर ने समायरा की प्रेगनेंसी की कोई बात नहीं बताई है। माही को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, उसे पता था कि आगे चलकर समायरा समर से शादी जरूर करेगी। उसने कुछ भी नहीं कहा। उसे कुछ ना बोलता हुआ देखकर समर को बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि समर को अभी भी ऐसा लगता था कि माही ने यह शादी सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मी पापा और बिना मर्जी के की है। उसे लगता था कि मन ही अभी भी उससे प्यार करती है। वह माही के पास गया और उससे कुछ बोलता उससे पहले ही माही ने कहा, तुम्हें मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारी लाइफ है, तुम जिसे चाहो उसे शादी करो, कम से कम अब तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगे। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर माही एक एटीट्यूड के साथ समायरा के सामने आकर खड़ी होती है और अपने दोनों हाथ आपस में बनते हुए समायरा से बोली, उम्र में आप भले ही मुझसे बड़ी हूँ लेकिन रिश्ते में इस वक्त मैं आपसे बड़ी हूँ, आपकी जेठानी। और मैंने सुना है कि जब नई नई शादी होती है दुल्हन घर आती है तो उसका गृह प्रवेश करना होता है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हारा गृह प्रवेश किया होगा, तो ये काम मैं ही कर देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए माही ने प्रिया से कहा, प्रिया जरा मंदिर से आरती की थाली लेकर आना, घर की छोटी बहू का गृह प्रवेश करना है। उद्धरण चिन्ह। प्रिया मंदिर से जाकर आरती की थाली लेकर आती है और माही के हाथों में दे देती है। माही समायरा के माथे में तिलक लगाकर उसकी आरती उतारते हुए उसका गृह प्रवेश करती है। माही के चेहरे पर स्माइल थी लेकिन इसके पीछे क्या वजह है ये कोई नहीं जानता था। समर के साथ साथ वहां पर मौजूद दादी जी, दादाजी, स्नेहा जी, लावण्या जी, अशोक जी, किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। आरती खत्म होते ही माही ने समायरा से कहा, अब तुम मेरे पैर छूकर आशीर्वाद लो देवरानी जी।
माही ने टॉन्ट को सुनकर समायरा अपनी आंखें बड़ी करते हुए माही से बोली, ठीक है, तुम कह रही हो मैं तुम्हारे पैर क्यों हूँ? उद्धरण चिन्ह। क्या तुम भूल गई मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, तुम्हें मेरे ही नहीं यहाँ पर मौजूद सभी लोगों के पैर छूने चाहिए, राइट? इतना कहते हुए माही दादी जी की तरफ मुड़ी और बोली, मैंने कुछ गलत कहा क्या दादी माँ? उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल नहीं बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, नई बहू को घर में सभी बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। अब यह शादी हमारी मर्जी से नहीं हुई, लेकिन तुम भी अब इस घर की बहू हो तो तुम्हें इस घर के कुछ नियम कायदे कानून माने ही पड़ेंगे। उद्धरण चिन्ह। दादी जी ने माही की बात पर कहा और फिर समर से कहा, समर अब तुम अपनी बीवी के साथ सभी बड़ों का आशीर्वाद लो, फिर मंदिर में जाकर दिया जला दो। समर ने दादी की बात मानी और समायरा के साथ सबका आशीर्वाद लिया। सबसे पहले दादा दादी जी का, फिर लावण्या जी और अशोक जी का, चाचा जी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद समर और समायरा को ना चाहते हुए भी माही के पैर छूने पड़े। हमेशा सुखी रहो, लेकिन मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगी, ये बात माही ने मन में ही बोला था। अब वह समायरा और समर से अपने साथ हुए धोखे का बदला बहुत अच्छे तरीके से लगी। रात में सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। माही प्रिया दोनों मिलकर खाना परोस रही थी। तभी समर और समायरा एक साथ डाइनिंग टेबल पर आते हैं। वह दोनों भी बैठकर डिनर करते हैं। स्नेहा जी रिधान को डाइनिंग टेबल पर न देखकर माही से पूछा, बेटा रिधान नहीं दिख रहा है? उद्धरण चिन्ह। चाची जी वो थोड़ा देर से आएंगे, साहिल भाई का फोन आया था, वो उनके साथ थोड़ा मीटिंग में गए हैं। उद्धरण चिन्ह। माही ने कहा और सभी को खाना परोसने लगी। थोड़ी देर में सब खाना खाकर अपने अपने रूम में चले गए और माही हॉल में ही सोफे पर बैठकर रिधान का इंतजार करने लगी। 12 बजे रिधान घर वापस आया। उसने देखा कि सोफे पर माही अभी भी बैठी हुई थी। उसके हाथों में लैपटॉप था और वह उसे पर अपना काम कर रही थी। इतनी देर तक उसे जगा हुआ देखकर रिधान ने कहा, जान तुम सोई नहीं और अभी तक पढ़ाई कर रही हो, ऐसे तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी ना? उद्धरण चिन्ह। रिधान की बात सुनकर माही ने उसे अपने बगल सोफे पर बिठाया और खुद उसके गोद में आकर बैठ गई। उसने अपने दोनों हाथ रिधान की गर्दन के चारों ओर लपेटते हुए बोली, मैं तो अपने पति का इंतजार कर रही थी, फिर मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा काम कर लिया जाए। ऐसे भी आप तो जानते हैं कि मेरा लास्ट सेमेस्टर है और मैं बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकती अपनी पढ़ाई के साथ। उद्धरण चिन्ह। माही की बात सुनकर रिधान को अच्छा लगा। उसने माही की कमर को सहलाते हुए उसके माथे को चुम्मा और फिर कहा, खाना भी नहीं खाया होगा है ना? उद्धरण चिन्ह। ना। उसके बाद सुनकर माही ने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा ना में हिला दिया। आगे कुछ बोलती उससे पहले ही रिधान ने उसकी गर्दन के पीछे हाथ रखा और उसके होठों को अपने कैद में ले लिया, क्योंकि माही इस वक्त बहुत क्यूट और खूबसूरत लग रही थी। बार बार रिधान की नज़र उसके होठों पर जा रही थी। जब उसे कंट्रोल नहीं हुआ तो उसने माही को किस कर लिया। माही वे उसका पूरा साथ दे रही थी। दूर खड़ी समायरा जो इस वक्त किचन में अपने लिए पानी लेने आई थी, उसने जैसे ही इन दोनों को देखा वह वहीं रुक गई। उसके हाथ जग पर कर चुके थे, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। हर एक चीज़ माही को एकदम परफेक्ट कैसे मिल जाती है, उसे हस्बैंड मिल एकदम परफेक्ट, इतना पैसे वाला, इतना अमीर, और मैंने प्यार ही एक खटिया इंसान से किया था। तुमने मेरी खुशियों में आग लगा दी है और अब मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। मैं शादी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बर्बाद करने के लिए की है। तुम दोनों को बर्बाद करके मैं ये सारी ओबरॉय खानदान की प्रॉपर्टी को अपना बना लूंगी। समाया खुद से बोल रही थी, उसकी आंखों में नफरत थी। चैप्टर 39 लव बाइट, तुम सिर्फ मेरी हो। नेक्स्ट डे माही अपने रूम में रेडी हो रही थी क्योंकि उसे कॉलेज जाना था और रिधान बालकनी में खड़ा किसी से बात कर रहा था। माही जल्दी से रेडी होकर रिधान के पास जाती है और उसे पीछे बैक हग कर लेती है। माही के अचानक गले लगाने से रिधान भी बात करते हुए अपने हाथ उसके हाथ पर रख लेता है और थोड़ी देर कॉल कट कर देता है। रिधान माही को अपनी तरफ मोड़कर उसके कमर को अपने हाथों से थामकर प्यार से बोला, सुबह सुबह इतना प्यार क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। क्यों, जब कोई बात होगी तभी मैं आपको प्यार करूंगी क्या? माही उसकी बात सुनकर गुस्सा होते हुए बोली और रिधान से थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो गई। उसकी क्यूट हरकत देखकर रिधान मुस्कुराए हुए उसके कंधे को पकड़कर अपनी तरफ करता हुआ बोला, सॉरी जान, वैसे तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। रिधान माही के करीब जाते हुए बोला। वो माही की गर्दन की तरफ झुक रहा था। रिधान जैसे ही माही की गर्दन पर किस करने वाला होता है कि माही उसके चेस्ट पर अपने दोनों हाथ रखते हुए बोली, रुक जाए, जब देखो तब आपका रोमांस चालू हो जाता है।
मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अच्छा जी, तो कहिए, मैं तो सुन रहा हूँ। रिधान उसकी कमर को पकड़कर अपने शरीर से चिपका लेता है और उसकी जुल्फों को संवारते हुए प्यार से बोला। माही उसकी बात सुनकर बोली, वो आज कसक का बर्थडे है तो मैं उसके लिए कुछ गिफ्ट लेना चाहती हूँ, तो क्या मैं खुशी और प्रिया के साथ शॉपिंग पर चली जाऊँ, और आज शाम पार्टी में भी। माही ने एक सांस में सब रिधान से कह दिया। उसकी बात सुनकर रिधान उसके ग्रीन आइज में देखते हुए बोला, हम बस एक शर्त है। उद्धरण चिन्ह। कैसी शर्त? तुम्हें मुझे एक किस देनी होगी। रिधान ने कहा। उसकी नज़र लगातार माही के गुलाबी होंठों पर थी। उसके होंठों को देखकर रिधान का गला सूख रहा था। माही ने जैसे ही रिधान की बात सुनी, वो रिधान से दूर होते हुए हल्का गुस्से से बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तो हर रात मुझे आप इतना परेशान करते हैं कि मैं सही से सो भी नहीं पाती, और अभी भी आपको यही सब चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, फिर मैं भी तुम्हें परमिशन नहीं दूंगा, और अगर तुम गई तो मैं तुमसे पूरा 1 महीना नाराज रहूंगा। रिधान ने भी माही के धमकी देते हुए कहा। उसकी बात सुनकर माही को और गुस्सा आया, क्योंकि वो न तो रिधान को छोड़ सकती थी और न ही अपने बचपन के दोस्त कम बहन कसक को। उसने गुस्से से कहा, ये आप चीटिंग कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, क्योंकि मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। रिधान ने कहा और अपने हाथ में पहनी हुई वॉच को देखने लगा। अब माही के पास और कोई ऑप्शन नहीं लग रहा था। उसने रिधान को देखा जो माही की कंडीशन पर मुस्करा रहा था। तभी माही को एक आइडिया सूझा। उसने आगे बढ़कर रिधान को हल्का सा धक्का दिया, जिससे रिधान बालकनी में लगे बूढ़ झूले पर बैठ गया, और माही भी एटीट्यूड के साथ आके उसके गोद में बैठ जाती है और अपने एक हाथ उसके गर्दन पर और दूसरे हाथ की इंडेक्स फिंगर से वो रिधान के चेहरे को सेक्सी अंदाज में छूते हुए बोली, किस चाहिए ना आपको। उद्धरण चिन्ह। रिधान। उसकी बात सुनकर रिधान ने अपना सर हाँ में हिला दिया। वो उसकी नज़र बस माही पर थी। वो अपने आंखों में बेहिसाब प्यार लिए माही को देख रहा था। माही उसके माथे पर किस करती है, फिर उसकी आंखों पर, फिर उसके नोज के ऊपर, फिर उसके गालों पर, और फिर उसके होंठों को अपने कब्जे में कर लेती है। रिधान बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थिंग महसूस कर रहा था। मतलब उसे तो लगा ही नहीं था कि माही उसकी बातों को इतना सीरियस ले लेगी। रिधान भी माही की किस का पूरा साथ देता है। 10 मिनट बाद माही उसके होंठों से अलग होती हैं और फिर उसकी नेक पर किस करने लगती है। वो किस कम बाइट ज़्यादा कर रही थी। 15 मिनट बाद माही ने रिधान को छोड़ा और कहा, अभी के लिए इतना, बाकी हम रात में कंटिन्यू करनेगे। इतना बोलकर माही वहाँ से चली गई। लेकिन उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। वो जो करना चाहती थी वो कर चुकी थी। उसने रिधान के गले में बहुत ही गहरा निशान बना दिया था, या यूं कहो कि आज माही ने रिधान को लव बाइट दिया था। दूसरी तरफ प्रिया अपने रूम में बेड पर परेशान सी बैठी थी। उसके चेहरे पर डर घबराहट दोनों मिक्स इमोशन थे। वो बार बार अपने फ़ोन में मैसेज देख रही थी। तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने देखा कि उसे अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। उसने उठाया। तुम मेरा नंबर ब्लॉक करके इतनी आसानी से मुझसे पीछा नहीं छूटा सकती। प्रिया ने जैसे ही कॉल उठाया, उधर से एक शख्स की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर प्रिया ने इरिटेट होते हुए कहा, क्या चाहिए आपको? क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? एक बार में आपको समझ नहीं आता है क्या? उद्धरण चिन्ह। प्रिया की बात सुनकर उधर से शख्स ने कहा, मैं तुम्हें चाहता हूँ। कितनी बार बताऊँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? आज से नहीं बल्कि बचपन से। और तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती हो, क्योंकि तुम मेरी हो और हमेशा मेरे साथ ही रहना होगा। उद्धरण चिन्ह। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये गलत है? हम दोनों के बीच में बहुत फासले हैं। उद्धरण चिन्ह। तो तुम जब कहोगी तब मैं वो फासले मिटा दूंगा। वैसे भी मुझे इसका बेसब्री से इंतजार है। प्रिया की बात सुनकर इस शख्स ने कहा। प्रिया को अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। वो क्या समझा रही थी और वो क्या समझ रहा था। मैं कुछ नहीं जानती, आप दूर रहें मुझसे। उद्धरण चिन्ह। नहीं, वो तो मुझसे नहीं हो पाएगा। 3 महीने दिए थे मैंने तुम्हें, अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं। तब तक तुम आराम से पैकिंग कर को, ठीक 10 दिन बाद आऊँगा लेने तुम्हें, उस शख्स ने कहा। उसकी बात सुनकर प्रिया ने गुस्से में कहा, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, और अगर भाई को इस बारे में पता चला तो वो क्या सोचेंगे। उद्धरण चिन्ह। प्रिया की बता सुनकर भी उस शख्स को ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसे अब प्रिया के ऊपर गुस्सा आ रहा थे। उसने गुस्से में प्रिया को धमकी देते हुए कहा,
मैं तुम्हारे भाई को देख लूँगा, प्यार किया है तुमसे और अब तक प्यार से कह रहा था, लेकिन अगर तुम नहीं मानी तो ज़बरदस्ती तुम्हारे भाई के सामने गोद में उठाकर ले जाऊँगा। इतना कहने के बाद उसने कॉल काट दिया और प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए खुद से बोली, आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? आप जितना प्यार मुझे करते हैं उससे ज़्यादा मैं भी आपको चाहती हूँ, लेकिन मैं भाई के खातिर कुछ नहीं बोल सकती। अगर उन्हें पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? और माँ, वो तो वैसे भी मुझे ताने मारती है कान्हा जी मेरी मदद कीजिए, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालिए। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ एक शख्स अंधेरे कमरे में बैठा हुआ था। पूरे करने ने अंधेरा था, सिर्फ एक छोटी सी टेबल लैंप जल रही थी जिससे उस शख्स का हैंडसम चेहरा और चमक रहा था। उसके सामने टेबल पर शादी के कई सारे फोटोग्राफ थे, जो फेरे, सिंदूर भरना, मंगल सूत्र पहनाना, हवन करना, जिसमें वो और प्रिया दोनों शादी कर रहे थे। प्रिया ने शादी का लाल जोड़ा पहना हुआ था। उन तस्वीरों को देखकर उसने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और 10 दिन बाद मैं तुम्हें वापस अपने पास लेने भी आ रहा हूँ। मुझे पता है तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगी, आखिर हो तो रिधान की प्यारी बहना, कुछ तो असर रहेगा ही। पर मैं भी कम नहीं हूँ, अगर प्यार से नहीं मानी तो जबरदस्ती उठाकर ले जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए उसने उस फोटो में प्रिया को किस कर लिया और एक आशिक की तरह मुस्कुराने लगा। दोपहर का वक्त था। माही आज जल्दी ही कॉलेज से हाफ डे पर घर आ चुकी थी, क्योंकि आज माही, खुशी और प्रिया तीनों कसक के लिए कुछ गिफ्ट लेने जाने वाली थी। तीनों जल्दी से रेडी होकर शॉपिंग मॉल की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ रिधान इस वक्त अपने केबिन में बैठा हुआ काम कर रहा था। तभी केबिन में नॉक हुआ। रिधान ने अपनी नज़रें लैपटॉप में ही गड़ाए हुए कहा, कम इन। उद्धरण चिन्ह। नील अपने हाथों में कुछ फाइल लेकर अंदर आया। उसने वो फाइल्स रिधान के सामने आगे करते हुए कहा, सर ये वही फाइल है जिन्हें आपने मंगाया था और ये कुछ फाइल्स हैं जिनमें आपके सिग्नेचर चाहिए। इतना कहते हुए नील वो सभी फाइल्स आगे बढ़ा देता है। तभी उसकी नज़र रिधान के गर्दन पर जाती है, क्योंकि रिधान ने इस वक्त अपना ब्लेजर निकलकर सोफे पर रख दिया था और अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोलकर कॉलर को थोड़ा फैला दिया था। नील को एकदम से खोया हुआ देखकर रिधान ने कहा, दिन में सपने देखना है तो तुम आराम से छुट्टी लेकर घर में बैठो जाकर, मैं किसी और हायर कर लूँगा। उसकी डांट सुनकर नील ने माफ़ी मांगते हुए कहा, सॉरी सर, पर वो आपके गर्दन में कुछ निशान है, आपको एलर्जी हुई है क्या? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नील की बात रिधान को समझ नहीं आई। मुझे क्यों एलर्जी होगी? पर आपके नेक में, नील ने रिधान को इशारा करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर रिधान ने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करता है। जैसे ही उसने देखा, अब उसे समझ आ गया कि ये किसकी हरकत है और कैसी एलर्जी है। उसने नील की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, आपने कभी बनने नहीं दिया, नील ने मुंह बनाते हुए कहा। शट अप, जाओ अपना काम करो, रिधान ने गुस्से में कहा। उसके गुस्से को देखते हुए नील वहां से भाग गया। उसके जाते ही रिधान के चेहरे पर स्माइल आ गई। चैप्टर 40। रागिनी ने दिया माही को ड्रग्स। रात का वक्त। 99 क्लब में कसक का आज बर्थडे था, तो माही और खुशी ने मिलकर कसक के लिए क्लब में सरप्राइज पार्टी रखी थी। माही और खुशी दोनों कसक की आंखों में पट्टी बांधकर क्लब के अंदर ले जाती है। माही, कब से मुझे इस तरह से रखा हुआ है? प्लीज़ जल्दी से मेरी आंखें खोलो और मुझे दर्द हो रहा है, कसक ने माही से कहा। उसके बाद सुनकर खुशी ने कहा, अरे यार, तुम थोड़ी देर ऐसे नहीं रह सकती क्या? प्लीज़ रुक जाओ ना। उद्धरण चिन्ह। वही प्रिया और रोहित ने मिलकर पूरे क्लब को अच्छे से डेकोरेट करवा दिया था और सभी फ्रेंड्स भी आ चुके थे। माही ने कसक के आंखों से ब्लैक पट्टी खोलते हुए कहा, सरप्राइज। उद्धरण चिन्ह। कसक ने जैसे ही आंखें खोली तो सामने का नज़ारा देखकर हैरान हो गई। पूरे क्लब को बलून से सजाया गया था और बीचों बीच एक राउंड टेबल पर बड़ा सा ब्लैक फॉरेस्ट का केक रखा हुआ। कसक बहुत खुश थी। माही उसकी खुशी को देखकर और खुश थी। उसने कसक से प्यार से कहा, हैप्पी बर्थडे मेरी जान। कसक मुस्कुराई, उसकी आंखें नम हो गई थी। वो माही के गले लग के बोली, थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट। उद्धरण चिन्ह। कसक और माही को गले लगे हुए देखकर खुशी ने कहा, अरे मैं भी हूँ, ये सब प्लानिंग हम सब ने मिलकर करी है, क्यों भाभी जी? उद्धरण चिन्ह। खुशी ने माही को छेड़ते हुए कहा, वही कसक सबसे गले लगती है। और फिर कसक ने सबके साथ मिलकर केक कट किया।
पर वहां पर मौजूद दो शख्स ऐसे थे जिनकी नज़रों में माही ही थी। एक अमन था जो इस वक्त एक किनारे बैठा हुआ था, उसकी नज़र माही पर थी। माही ने आज वाइन कॉलर की लॉन्ग बॉडीकॉन ड्रेस पहनी हुई थी, जो कि फुल स्लीव थी। इस ड्रेस में उसका फिगर निखर कर आ रहा था, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। दूसरी रागिनी थी जो माही की अपनी नफरत भरी नज़रों से घूर रही थी। माही लोग रागिनी को इनवाइट नहीं करना चाहती, पर सेम क्लास में होने की वजह से उन्हें इनवाइट करना पड़ा। कसक सभी को केक खिलाती है, माही खुशी प्रिया सब कसक को गिफ्ट देते हैं, और फिर वही पास में डीजे बजता है और सब लोग मिलकर डांस करते हैं। बॉडी पे कई बा ऐसन कढ़ाए, कपड़ा के भीतर से देता दिखाए। बॉडी पे कई बा ऐसन कढ़ाए, कपड़ा के भीतर से देता दिखाए। कहवा से किनेलू, लगता कि तू घर ही सिएलू। हीरोइन हो हीरोइन ता ना पिएलू, कहता आँखिया नशा में जिएलू। बतावा कहीं गांजा ता ना पिएलू, कहता आँखिया नशा में जिएलू। हीरोइन हो। माही कसक खुशी प्रिया चारों लोग लिरिक्स गाते हुए एक एक स्टेप अच्छे से कर रही थी। गुलाब जैसन खिलल बाडू, तू भवरा से मिलल बाडू, करत दिल के कटल बाडू, केकर मेहनत के फल बाडू, लाली वोटवा के ललचावे, करता दिलवा ए अलू अलू। हीरोइन हो हीरोइन ता ना पिएलू, कहता आँखिया नशा में जिएलू। बतावा कहीं गांजा ता ना पिएलू, कहता आँखिया नशा में जिएलू। हीरोइन हो। वहीं पर कोई और भी था जिसकी नज़र माही पर थी। वो इस वक्त उसी क्लब के टॉप फ्लोर में बैठा हुआ था और कांच से माही को देख रहा था। बनल मिजाज आज बाटे, डेट से अंगूरी लगेलू काटे। अरुण बिहारी नीलकमल पूछे, बतावा एम्मा राज का बते, चुवेला महुआ मधु या हो, तू जब मुस्का के बोलेलू। हीरोइन हो हीरोइन ता ना पिएलू, कहता आँखिया नशा में जिएलू। बतावा कहीं गांजा ता ना पिएलू, कहता आँखिया नशा में जिएलू। हीरोइन हो। रागिनी को माही की खुशी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उसकी नफरत, उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मुझसे मेरे रिधान को छीनकर तुम इतना खुश नहीं रह सकती हूँ, मैं तुम्हारी वह हालत करूँगी जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बहुत गुरूर है तुम्हें खुद पर, तुम्हारा सारा गुरूर घमंड एक पल में मैं तुमसे छीन लूँगी। इतना कहते हुए रागिनी ने एक वेटर को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा, फिर उसके हाथ में पैसे रखते हुए बोली, अगर काम में ज़रा से भी लापरवाही हुई तो तुम्हारा इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। उद्धरण चिन्ह। वॉटर रागिनी की बात को समझ गया, उसने अपना सर हमें हिलाया और वहां से चला गया। दूसरी तरफ अमन जो कब से माही को निहार रहा था, उसके बगल में बैठे हुए उसके दोस्त निहाल ने उससे कहा, यार तू कब तक ऐसे उसे देखता रहेगा, वह तो तेरी तरफ एक नज़र उठाकर भी नहीं देखते। उद्धरण चिन्ह। जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, जब तक मेरी सांसें चलती रहेगी, तब तक मैं उसे देखकर ही खुश रहूंगा। अमन ने मुस्कुराते हुए निहाल से कहा, और वेटर से अपने लिए ड्रिंक मंगाई। स्वेटर ने भी अमन को लाकर ड्रिंक दे दिया। अमन माही को देखते हुए गिलास को अपने होठों से लगा लिया और उसे पीने लगा। माही डांस करके स्टेज से नीचे आई थी, वह काफ़ी थक चुकी थी। तभी वही बेटो उसके पास आया और उसने माही को ड्रिंक ऑफर किया, लेकिन माही ने उसे मना करते हुए कहा, सॉरी बट मैं ड्रिंक नहीं करती। उद्धरण चिन्ह। पर मैम यह सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक है, इससे आपको कोई नशा नहीं चलेगा। वेटर ने माही को इंसिस्ट करते हुए कहा। माही इस वक्त थाकी थी और उसे प्यास भी लग रही थी, इसलिए उसने बिना सोच समझ वेटर की बात मान ले और उसे ड्रिंक को पी लिया। थोड़ी देर बाद माही को चक्कर आने लगता है, उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। उसने अपने बगल में बैठी हुई प्रिया से कहा, मैं वॉशरूम होकर आ रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। प्रिया ने माही के चेहरे पर दर्द के शिकन देखे। उसने माही से पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना, कोई दिक्कत? प्रिया की बात सुनकर माही ने उसे संत बना देते हुए कहा, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस हल्का सा सर दर्द हो रहा है, मैं अभी फेस वॉश करके आता हूँ। इतना बोलकर माही वहां से चली वॉशरूम की तरफ बढ़ रही थी, साथ ही साथ उसका सर दर्द बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। उसे अपने बदन में बहुत गर्मी महसूस हो रही थी। माही को चक्कर भी आ रहे थे, उससे अब बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ती है कि एक मजबूत हाथ उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और अपने गोद में उठाकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ अमन को भी अपने बॉडी में बहुत सारे चेंज महसूस हो रहे थे। उसका सर पूरी तरह से चक्र रहा था और अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा हिट महसूस कर रहा था।